दुनिया के नक्शे पर रूस सबसे बड़ा देश है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये देश सिर्फ जमीन में बड़ा है या इसके अंदर छुपी सच्चाइयां भी उतनी ही विशाल और डरावनी है? जिस रूस को हम परमाणु ताकत, सुपर पावर और सख्त सरकार के लिए जानते हैं, वहीं रूस की सड़कों पर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। शराब, अपराध, टूटता परिवार सिस्टम, बेरोजगारी और एक ऐसा समाज जहां जिंदगी हर दिन एक संघर्ष बन चुकी है। क्या वाकई रूस आज का सबसे पापी देश बन चुका है, या ये सिर्फ पश्चिमी मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे रूस की असली जिंदगी, वो भी बिना फिल्टर। ऐसे 15 शॉकिंग फैक्ट्स जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलते और न्यूज चैनल्स आपको नहीं बताते। यहां सवाल सिर्फ रूस का नहीं है, सवाल है इंसानियत का, सत्ता का और उस समाज का जहां ताकत के पीछे सच दबा दिया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, रूस का आम नागरिक, सुपर पावर के पीछे की टूटी जिंदगी। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसको हम अक्सर सुपर पावर के रूप में देखते हैं, लेकिन एक आम रूसी की डेली लाइफ कई तरह की कठिनाइयों और संघर्षों से भरी होती है। यहाँ के नागरिकों की सैलरी अक्सर बढ़ती महंगाई और इन्फ्लेशन के सामने टिक नहीं पाती, जिससे बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कैसे सरवाइव किया जाए, और यही मेंटालिटी धीरे धीरे उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। रूस सरकार की ताकत और देश की मिलिट्री पावर के बावजूद आम नागरिकों की हालत अक्सर कमजोर और असुरक्षित बनी रहती है। एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट जिसे समझना जरूरी है। बड़े शहरों जैसे मॉस्को में लोग भले कुछ सुविधाओं का लाभ उठा पाते हों, लेकिन छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में जीवन बेहद संघर्षपूर्ण है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन तक पहुंच सीमित है, और बेसिक एमेनिटीज के लिए भी लोग लंबी दूरी तय करते हैं। यही वजह है कि रूसी नागरिकों में एक तरह की इमोशनल टफनेस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट विकसित हो गया है, जो उन्हें हर कठिन परिस्थिति में टिकने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ ही इस टफनेस के पीछे एक दुख और असहायपन भी छुपा है, क्योंकि किसी भी देश की सच्ची ताकत सिर्फ उसके सरकारी पावर में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में छुपी होती है। रूस की असली कहानी यही है, एक महान देश की चमक दमक और उसके लोगों की टूटी जिंदगी का कड़वा फर्क। फैक्ट नंबर 2, शराब, रूस की सबसे बड़ी लत। रूस की पहचान सिर्फ उसकी शक्ति और भूगोल से नहीं होती, बल्कि यहाँ की शराब की संस्कृति भी देश की एक बड़ी सच्चाई है। वोडका कल्चर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पीढ़ियों से लोग इसे सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा मानते आए हैं। अल्कोहलिज्म यहाँ एक नॉर्मलाइज्ड फिनोमिनॉन बन चुका है, जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। इसके चलते फैमिली वायलेंस, घरेलू झगड़े और कभी कभी मौतें भी आम हो गई हैं, लेकिन अक्सर ये खबरें सामने नहीं आती। सरकार समय समय पर शराब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती रही है, लेकिन ये बैन्स ज्यादातर अनसक्सेसफुल साबित हुए हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता और आदतें इतनी डीपली रूटेड हैं कि सिर्फ नियम बदलने से असर नहीं पड़ता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस लत का असर यंग जेनरेशन पर भी दिखने लगा है। छोटे बच्चों और युवाओं में शराब के प्रति टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, और ये साइकिल हर नए जेनरेशन के साथ जारी रहता है। स्कूलों और कॉलेजेस में भी यह एक हिडन प्रॉब्लम के रूप में मौजूद है, जिसे ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता। अल्कोहलिज्म की वजह से न केवल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, बल्कि सोशल फैब्रिक भी कमजोर हो रहा है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं और इमोशनल कनेक्शंस टूटते जा रहे हैं। रूस की इस शराब की लत की कहानी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह समाज की मानसिकता, कल्चर और हर परिवार की पर्सनल ट्रेजेडी में भी गहराई से जुड़ी है। यही वजह है कि जब हम रूस की असली जिंदगी की बात करते हैं, तो शराब की परवेसिव प्रेजेंस और इसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 3, क्राइम रियलिटी, न्यूज से ज्यादा गहरी सच्चाई। रूस की स्ट्रीट्स पर जो अपराध की तस्वीर दिखती है, वह अक्सर मीडिया की रिपोर्ट से कहीं गहरी और कड़वी होती है।
स्ट्रीट क्राइम्स जैसे चोरी, पिक पॉकेटिंग और असॉल्ट यहां आम हो गए हैं, लेकिन अधिकांश मामलों की सही जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं भी काफी अधिक हैं, फिर भी ये अक्सर अंडर रिपोर्टेड रहती हैं क्योंकि विक्टिम्स के पास सुरक्षा या न्याय पाने के विकल्प सीमित हैं। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की एक फियर कल्चर मौजूद है, जहां आम नागरिक अक्सर यह सोचते हैं कि शिकायत करने पर न केवल कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लिए खतरा भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी पीड़ा और अनुभवों को चुपचाप सहते रहते हैं। विक्टिम्स का साइलेंस सिर्फ डर के कारण नहीं है, इसमें सोशल स्टिग्मा और परिवार की सुरक्षा की चिंता भी शामिल है। कई बार अपराधियों का संबंध लोकल पॉलिटिक्स या पावरफुल कनेक्शन से होता है, जिससे उन्हें सचमुच न्याय दिलाना लगभग असंभव हो जाता है। इसी वजह से ऑर्डिनरी सिटीजन्स को खुद अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना पड़ता है, और यह स्थिति समाज में डिस्ट्रस्ट और पैरानोया को जन्म देती है। रूस की क्राइम रियलिटी सिर्फ हेडलाइंस या स्टैटिस्टिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर सिटीजन की रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी हुई साइलेंट टेरर के रूप में मौजूद है। यही वजह है कि रूस की स्ट्रीट्स की सच्चाई, जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, बाहर से देखने वाले के लिए शॉकिंग और समझने में मुश्किल लगती है। फैक्ट नंबर 4, टूटा हुआ फैमिली सिस्टम। रूस का फैमिली सिस्टम आज कई चुनौतियों और टूटनों का सामना कर रहा है। हाई डिवोर्स रेट्स ने परिवारों को अस्थिर बना दिया है, जिससे बच्चों और माता पिता दोनों पर गहरा असर पड़ता है। कई घरों में सिंगल मदर्स परिवार की मुख्य जिम्मेदारी संभालती है, जबकि फादर्स अक्सर एब्सेंट रहते हैं, जिससे बच्चों में इमोशनल डिस्कनेक्ट पैदा होता है। इस डिस्कनेक्ट की वजह से छोटे बच्चों को प्यार, सुरक्षा और गाइडेंस की कमी महसूस होती है, और वह अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए अकेले संघर्ष करते हैं। टूटते परिवार न केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, बल्कि उनके सोशल बिहेवियर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करते हैं। कई बार बच्चे स्कूल में या दोस्तों के बीच अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिससे लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा होता है। इस तरह के शैटर्ड फैमिली डायनामिक्स के कारण रूस के समाज में इमोशनल फ्रैजिलिटी और इंटरपर्सनल ट्रस्ट की कमी देखने को मिलती है। देश की ताकत चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके परिवार ही कमजोर हों तो समाज की नींव हिल जाती है। यही वजह है कि रूस में फैमिली सिस्टम का टूटना सिर्फ व्यक्तिगत ट्रेजेडी नहीं, बल्कि सोशल फैब्रिक पर भी गहरा असर डालता है। फैक्ट नंबर 5, रशियन यूथ डायरेक्शनलेस जनरेशन। रूस की युवा पीढ़ी आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है और अक्सर डायरेक्शनलेस महसूस करती है। बेरोजगारी ने युवाओं के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज को सीमित कर दिया है, जिससे उन्हें अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा और तनाव का सामना करना पड़ता है। इस असुरक्षा और निराशा की वजह से ड्रग कल्चर में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो उन्हें अस्थायी राहत देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके जीवन को और मुश्किल बना देती है। डिप्रेशन और सुइसाइड टेंडेंसीज भी इस युवाओं में बढ़ती समस्या बन गई है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर समाज और सरकार का ध्यान अभी भी सीमित है। साथ ही पैट्रियोटिज्म और फ्रस्ट्रेशन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, जहां वे देश के प्रति गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सिस्टम की कमजोरियों और पर्सनल स्ट्रगल्स के कारण निराशा भी उनके भीतर गहराई से बैठी रहती है। यही इंटरनल टेंशन उन्हें इमोशनली ड्रेन्ड बनाती है और कई बार एंटी सोशल बिहेवियर या आइसोलेशन की ओर भी ले जाती है। रशियन यूथ की यह स्थिति सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि समाज और नेशन की भविष्य की तस्वीर पर भी असर डालती है। एक ऐसी जनरेशन जो टैलेंटेड और केपेबल होने के बावजूद अपनी सर्कमस्टेंसेस के कारण खुद को डायरेक्शनलेस और ट्रैप्ड महसूस करती है, वही रूस की असली चुनौती बन चुकी है। फैक्ट नंबर 6, विमेन इन रशिया। रूस की महिलाएं अक्सर बाहरी दुनिया में ताकतवर और इंडिपेंडेंट नजर आती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी पीड़ा और संघर्ष की कहानी कहीं अधिक गहरी है। वर्किंग विमेन रियलिटी यहाँ चुनौतीपूर्ण है। काम के बावजूद उन्हें समाज और परिवार में समान सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती। डोमेस्टिक अब्यूज का नॉर्मलाइजेशन भी महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है। कई बार घरेलू हिंसा की शिकायत करने पर उन्हें न्याय नहीं मिलता
क्योंकि लीगल लूप होल्स और कमजोर एनफोर्समेंट उनके खिलाफ काम करते हैं। इसके अलावा ब्यूटी प्रेशर और सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मीडिया और कल्चर में इम्पास्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उन्हें लगातार कंपैरिजन और सेल्फ डॉट में डालते हैं। इन सब के बीच महिलाएं अपनी सर्वाइवल माइंडसेट पर निर्भर रहती हैं, जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए खुद को मेंटली और फिजिकली मजबूत बनाना सीखती हैं। यह शक्ति उनके स्ट्रगल से आती है, लेकिन इसके साथ ही लोनलीनेस, इमोशनल बर्डन और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का दबाव भी हमेशा उनके साथ रहता है। यही वजह है कि रूस की महिलाओं की असली कहानी सिर्फ उनके एक्सटर्नल सक्सेस या इंडिपेंडेंस में नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे संघर्ष, अडेप्टेबिलिटी और रिजिलियंस में है। एक ऐसी शक्ति जो सोसाइटी की नजरों में नजर नहीं आती, लेकिन हर दिन उनके जीवन को संभालने में निर्णायक भूमिका निभाती है। फैक्ट नंबर 7, पॉवर्टी बियॉन्ड मॉस्को और बड़े शहरों की चमक दमक के पीछे रूरल रशिया की हालत बिल्कुल अलग और कड़वी है। यहाँ के गांव और छोटे टाउन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स आम बात है। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली और पानी की सुविधाएं अक्सर अनरिलायबल हैं। एजुकेशन एक्सेस भी बहुत सीमित है। स्कूलों की संख्या कम और फैसिलिटीज खराब हैं, जिससे बच्चों और युवाओं का भविष्य पहले ही संघर्षपूर्ण शुरू होता है। हेल्थ केयर क्राइसिस भी गहरा है। क्लिनिक और अस्पताल दूर हैं और मेडिकल रिसोर्सेज की कमी आम है। यह सब मिलकर रूरल पॉपुलेशन को अक्सर नेग्लेक्टेड और फॉरगॉटन महसूस कराता है। सरकार की योजनाओं और सब्सिडीज शहरों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में इनका प्रभाव न्यूनतम रहता है। लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए कई किलोमीटर यात्रा करने को मजबूर होते हैं और माइनर इलनेसेस भी गंभीर समस्याओं में बदल सकती हैं। यही वजह है कि रूरल रशिया में पॉवर्टी सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप में भी फैली हुई है। फॉरगॉटन पॉपुलेशन की यह स्ट्रगल उस देश की असली तस्वीर दिखाती है, जिसे अक्सर मीडिया या बाहरी दुनिया इग्नोर कर देती है। फैक्ट नंबर 8, करप्शन सिस्टम का इनविजिबल बैकबोन। रूस में करप्शन सिस्टम का एक ऐसा इनविजिबल बैकबोन बन चुकी है जो समाज और नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। ब्राइबरी कल्चर इतनी गहराई से समाज में घुस चुकी है कि छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए भी रिश्वत देना आम बात बन गई है। पुलिस पॉलिटिक्स नेक्सस के कारण न्याय और सुरक्षा दोनों ही पक्षपाती हो गए हैं। पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी ताकत का फायदा उठाकर कानून के बाहर रह जाते हैं, जबकि आम नागरिक अक्सर पावरलेस महसूस करते हैं। जस्टिस सिस्टम में रिच वर्सेस पुअर का स्पष्ट फर्क दिखाई देता है। जहां अमीरों के लिए कानून फ्लेक्सिबल है, वहीं गरीबों के लिए सख्त और समटाइम्स अनफेयर। करप्शन इसलिए भी सरवाइव करती है क्योंकि यह सिर्फ व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। यह लोगों के सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज में शामिल हो गई है और कई बार इसे इग्नोर करना या अडेप्ट करना ही प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। कॉमन सिटीजन की मजबूरी यही है कि उन्हें अपने बेसिक राइट्स और नीड्स के लिए भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और अक्सर उन्हें डर, हताशा और फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना पड़ता है। यही वजह है कि रूस में करप्शन सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का दोष नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और सोसाइटी की गहरी समस्या बन गई है। यह इनविजिबल बैकबोन हर नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करती है और देश के इमेज और फंक्शनिंग पर भी गहरा असर डालती है। फैक्ट नंबर 9, मीडिया कंट्रोल और इंफॉर्मेशन बबल। रूस में मीडिया पर सरकार का प्रभाव इतना व्यापक है कि स्टेट कंट्रोल्ड नैरेटिव्स आम जनता की सोच और परसेप्शन को सीधे प्रभावित करते हैं। सेंसरशिप की वजह से कई घटनाओं और सच्चाइयों को आम लोगों तक पहुंचने से रोका जाता है और यही कारण है कि नागरिक अक्सर ट्रूथ से दूर रहते हैं। फियर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग ओपनली अपनी राय नहीं दे पाते और डिसेंट करने पर संभावित परिणामों से डरते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और रेगुलेशंस के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी पूरी तरह सुरक्षित या अनबायस्ड नहीं हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में रियलिटी डिस्टॉर्शन आम बात बन गई है। सच और झूठ के बीच की सीमा धुंधली हो गई है। लोग अक्सर मीडिया में दिखाए गए कंटेंट
और वास्तविक परिस्थितियों के बीच फर्क नहीं कर पाते, और इसी वजह से सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन बढ़ता है। मीडिया कंट्रोल और इंफॉर्मेशन बबल रूस के सोशल फैब्रिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, जो न केवल जनता की परसेप्शन शेप करते हैं बल्कि उनके डिसीजन मेकिंग और थॉट प्रोसेसेस को भी प्रभावित करते हैं। फैक्ट नंबर 10, रिलीजन, मोरालिटी और कॉन्ट्रडिक्शंस। रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च का इन्फ्लुएंस समाज और राजनीति दोनों पर गहरा असर डालता है। रिलीजन और रियल लाइफ मॉरल्स के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जहां चर्च ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉरल गाइडेंस का प्रचार करता है, वहीं वास्तविक जीवन में लोग अक्सर इन मूल्यों का पालन नहीं कर पाते। यह हिपोक्रेसी समाज में कई कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करती है, क्योंकि लोग आउटवर्डली रिलीजियस दिखते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की आदतें और व्यवहार बहुत अलग होते हैं। कई बार बिलीफ को कंट्रोल टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां फेथ और धार्मिक ओबीडियंस लोगों की सोच और एक्शंस को शेप करने का माध्यम बन जाती है। इस पूरे परिदृश्य में सोसाइटी लेवल कंफ्यूजन पैदा होता है। लोग धार्मिक आदर्शों और वास्तविक परिस्थितियों के बीच फंसे रहते हैं, और यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनकी डिसीजंस और बिहेवियर पर भी असर डालता है। यही वजह है कि रूस में रिलीजन केवल स्पिरिचुअल या मॉरल गाइडेंस का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक नियंत्रण और साइकोलॉजिकल प्रेशर का एक सटल तरीका बन चुका है। फैक्ट नंबर 11, रशिया और वायलेंस। नॉर्मलाइजेशन। रूस में वायलेंस की नॉर्मलाइजेशन समाज में बहुत गहराई से चली गई है। बच्चों का अग्रेसिव अपब्रिंगिंग एक आम बात है, जहां डिसिप्लिन और टफनेस पर जोर दिया जाता है, लेकिन इमोशनल नर्चरिंग की कमी होती है। स्कूल वायलेंस भी बढ़ती समस्या बन चुकी है। छात्रों के बीच बुलिंग, फाइट्स और अग्रेशन को कभी-कभी सामान्य माना जाता है। इसके साथ ही आर्मी ग्लोरिफिकेशन और मिलिट्री कल्चर की वजह से यंग जनरेशन में अग्रेशन और डोमिनेंस को रिस्पेक्ट और पेट्रियटिज्म का हिस्सा समझा जाता है। मैस्कुलिनिटी प्रेशर भी समाज में हर पुरुष पर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन बन चुका है कि वह मजबूत, फियरलेस और इमोशंस को दबाकर जिए। इसी कारण इमोशनल सप्रेशन कल्चर फैली हुई है, और लोग अपनी इनर स्ट्रगल्स या वल्नरेबिलिटीज को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यह नॉर्मलाइजेशन न केवल समाज को रफ और टफ बनाती है, बल्कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डालती है। युवा और बच्चों के लिए यह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां एग्रेशन को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। रूस में वायलेंस की यह परवेसिव कल्चर सिर्फ क्राइम या अब्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की सोशल इंटरैक्शंस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का भी हिस्सा बन गई है। फैक्ट नंबर 12, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। डिप्रेशन स्टिग्मा यहाँ इतनी गहरी है कि लोग अपने मानसिक संघर्षों को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अक्सर उन्हें पर्सनल वीकनेस समझा जाता है। ऑफ थेरेपी एक्सेस भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रेन्ड थेरेपिस्ट्स और मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज सीमित हैं, और कॉस्ट भी आम लोगों के लिए प्रोहिबिटिव होती है। इसी कमी और सोसाइटल प्रेशर के चलते कई लोग अल्कोहल एज एस्केप का सहारा लेते हैं, जिससे टेम्पोरेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। सुइसाइड टेंडेंसीज भी आम हो रही हैं, और कई केसेस साइलेंट सफरिंग के रूप में सामने आते हैं, जिनकी चर्चा न तो घर में होती है और न ही मीडिया में। यह साइलेंट सफरिंग सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक सीमित नहीं है, यह परिवार और समाज पर भी गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ती है। रूस में मेंटल हेल्थ इश्यूज के प्रति यह नेग्लिजेंस और सोसाइटल इग्नोरेंस सिचुएशन को और गंभीर बनाती है, और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को डेली लाइफ में कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि रूस की असली जिंदगी में यह क्राइसिस एक हिडन एपिडेमिक की तरह मौजूद है, जो समाज की वेलबीइंग और भविष्य की जनरेशन पर भी असर डालती है। फैक्ट नंबर 13, फियर कल्चर। बोलोगे तो मिट जाओगे। रूस में फियर कल्चर इतनी परवेसिव हो गई है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स अपनी हर बात और एक्शन में इसे महसूस करते हैं। पॉलिटिकल डिसेंट पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, और किसी भी तरह की आलोचना या विरोध अक्सर सप्रेशन के साथ निपटाई जाती है। प्रोटेस्ट्स, सप्रेशन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते,
और यही वजह है कि ऑर्डिनरी पीपल में सेल्फ सेंसरशिप आम हो गई है। लोग लगातार यह सोचते हैं कि क्या कहें और क्या नहीं कहें, ताकि किसी गवर्नमेंटल या सोशल बैकलैश का सामना न करना पड़े। फियर एज लाइफस्टाइल यहाँ सामान्य हो गया है। लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में भी सतर्क रहते हैं और अपनी चॉइसेस, थॉट्स और इवन सोशल इंटरैक्शंस में डर को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यह साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट धीरे धीरे सिटीजन की सोच, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को दबा देता है। लोग आउटवर्डली तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली टेंशन और एंजाइटी में रहते हैं। यही कल्चरल फियर रूस की असली जिंदगी को डिफाइन करती है, जहां लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि परिवार और कम्युनिटी के लिए भी लगातार सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। फियर कल्चर का यह परवेसिव प्रभाव सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल रेल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंडिविजुअल साइकी और समाज की फंक्शनिंग में भी गहरी जड़ें जमा चुका है। फैक्ट नंबर 14, रशिया वर्सेस वेस्टर्न नैरेटिव। कितना सच, कितना झूठ। रूस की छवि अक्सर वेस्टर्न मीडिया में एग्जैजरेशन के साथ प्रस्तुत की जाती है, जिससे कई बार वास्तविक समस्याओं और मीडिया द्वारा बनाई गई प्रोपेगेंडा के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हें सेंसेशनल तरीके से दिखाकर ग्लोबल ऑडियंस को प्रभावित किया जाता है। इसके साथ ही रशिया को विक्टिमाइजेशन के रूप में भी पेश किया जाता है, जहां यह दर्शाया जाता है कि हर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म या सैंक्शन उसके खिलाफ टारगेटेड है। इस तरह की नैरेटिव दोनों तरफ से एक्सट्रीम्स को एग्जैजरेट करती है। एक ओर देश की कमजोरियों को हाईलाइट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक्सटर्नल थ्रेट्स और प्रेशर्स को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। यही वजह है कि डॉक्यूमेंटरीज और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यह ऑडियंस को सच्चाई के करीब लाती है। व्यूअर को सोचने पर मजबूर करना जरूरी है कि कितनी चीजें वास्तविक हैं, कितनी एग्जैजरेशन है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। रशिया की असली जिंदगी केवल हेडलाइंस या न्यूज क्लिप्स में नहीं है। यह उसके सिटीजन्स की स्ट्रगल्स, सोसाइटल डायनामिक्स और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज में छुपी हुई है। वेस्टर्न नैरेटिव और इंटरनल रियलिटीज के बीच का फर्क समझना हर ऑब्जर्वर के लिए आई ओपनिंग अनुभव हो सकता है। फैक्ट नंबर 15, फाइनल रियलिटी। क्या रूस वाकई सबसे पापी देश है? यह लेबल सुपरफिशियली तो कैची लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाने पर इसकी सच्चाई कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। पापी देश केवल हेडलाइंस या एक्सटर्नल परसेप्शंस तक सीमित नहीं है। इसे समझने के लिए सिस्टम्स और लोगों के बीच के अंतर को देखना जरूरी है। कई बार जो देश लेवल डिसीजंस या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कठोर और कंट्रोवर्शियल लगते हैं, उनका सीधे इम्पैक्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर पड़ता है, जो वास्तव में सफरिंग पॉपुलेशन है। इसे सफरिंग नेशन एंगल से देखा जाए तो रूस की कहानी सिर्फ अपराध या पाप की नहीं, बल्कि स्ट्रगल, रेजिलियंस और साइलेंट एंड्योरेंस की भी है। मॉरल जजमेंट देना आसान है, लेकिन एम्पैथी के साथ देखें तो समझ में आता है कि यह देश और उसके लोग लगातार सर्वाइवल और एडेप्टेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिटीजन्स की कोशिशें, उनके परिवार की मजबूरियां और सामाजिक संघर्ष यह दिखाते हैं कि असली दोष सिर्फ सरकार या सिस्टम में नहीं, बल्कि सर्कमस्टेंसेस और हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी है। इसी वजह से रूस को सबसे पापी कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन है, और यही उसकी सच्चाई है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि यह सोच और लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,